वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में ये कवर करने वाले हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है उसका क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल क्रिप्टो पे और बिटकॉइन पे। और आपने बहुत तरह तरह की एनालिसिस सुनी होंगी, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ऐसा सुन रहे होगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल रहेंगी। मतलब आपके दिमाग में काफी सारे इस समय क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि यार मैं तो जब भी ये सुनता हूँ किसी से तो वही कहते हैं कि यार दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितनी भी वॉर लाइक कभी भी सिचुएशन होगी, या जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, या जब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो बिटकॉइन का प्राइस ग्रो करेगा और बिटकॉइन रेस्क्यू के लिए आएगा। बिटकॉइन कभी फॉल नहीं करेगा। तो बिटकॉइन जो है वो परफेक्ट हेज है अगेंस्ट ऑल द रिस्क। हेज का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरफ जितनी भी परेशानियां जब होंगी तो दूसरी तरफ ये वाला एसेट क्लास ग्रो करेगा। लेकिन जब आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी तो आपने इसके अंदर जब इन्वेस्ट किया होगा और अब आप ये सोच रहे कि चलो ठीक है, अब दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो अब मेरी जो ये एसेट है ये बढ़नी चाहिए, बट ऐसी बढ़ नहीं रही। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा यार कि क्यों अगर इक्विटी मार्केट भी गिर रही है, बिटकॉइन भी गिर रहा है, क्रिप्टो भी गिर रहा है, तो डिफरेंस क्या है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, काफी सारी चीज अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में घूम रही होगी। और इतने समय से जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो ये करेक्शन आप देख रहे हो, क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, ओवरऑल जो मार्केट के अंदर अगर मैं देखूं, बिटकॉइन के अंदर 12% की करेक्शन है पिछले 7 दिन में। और अगर बिटकॉइन में 12% की करेक्शन जो होती है वो बहुत बड़ी करेक्शन है। मतलब इस समय बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $38,000 से नीचे है, जो कि अपने आप में बहुत, मतलब हम देखें अगर इसका बिटकॉइन का हाई देखें जो करीब $69,000 को टच करके आज अगर हम $38,000 को देख रहे हैं, तो दैट इज अ सब्सटैंशियल करेक्शन। मैं ये बोलूंगा क्यों हो रही है करेक्शन, और कब ये यूक्रेन और रशिया का इसका क्या इम्पैक्ट है इसका, और जो यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक बढ़ाए जा रहे थे उसका क्या इम्पैक्ट है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखना चाहते हैं ना, मतलब मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको आज एटलीस्ट एक क्लैरिटी हो जाएगी, और मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्रिप्टो की मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको पेशेंट रहना चाहिए, कितना आपको पेशेंस से काम करना चाहिए, किस तरीके की आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो इसलिए ये आपको मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन और रशिया में एक्चुअली में इस टाइम स्थिति क्या है। देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के पीछे की वजह क्या है, बट ये 100% मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर दे दूं कि कभी भी जो भी कोई एक ताकतवर देश होगा, उस ताकतवर देश की जो नेबरिंग कंट्री होगी, जो उसके बिल्कुल लगा हुआ एरिया होगा, हमेशा वो ताकतवर देश, हिस्ट्री यही सजेस्ट करती है कि उस ताकतवर देश ने अपने साथ एक लगी हुई जो छोटी कंट्री है, हमेशा उसे दबाने की कोशिश करी। हमेशा उसने चाहा कि उसका प्रभाव उस देश पे रहे। तो हमने ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार देखा है, हमने अमेरिका को भी करते देखा, हमने चाइना को भी करते देखा, हमने और भी कंट्रीज को देखा, राइट। हमने ये देखा कि जो चाइना की जो नेबरिंग कंट्री, जैसे इंडिया पे भी वो प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उसके कंट्रोल में नहीं आते, तो वो हमें पसंद नहीं करता। लेकिन वही अगर आप पाकिस्तान की बात देखिए, उसकी नेबरिंग कंट्री है, तो पाकिस्तान में उसका पूरा प्रभाव है, वहां पे वो लोन भी देता है, वहां पे पूरा उनकी इकोनॉमी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन भी, सब चीजें है। तो या तो आप अपनी ताकत से, मिलिट्री पावर से उसे दबाने की कोशिश करते हो, या आप उसके ऊपर इतना ज्यादा उसको लोन से लाद देते हो, ये कहते हैं ना कि इतने एहसान से उसको लाद देना कि वो उठ ही ना पाए। तो इस तरह की सिचुएशन हमने हमेशा देखी है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट देश ये चीजें अपनाते हैं। रशिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो यूक्रेन है, जो कि वो चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन ब्लैक सी के पास है, वहां से सी कॉरिडोर बहुत पास है। और यूक्रेन रशिया हमेशा ये चाहता था कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल है वो रशिया का रहे। और यही कारण है कि जो एक एरिया था क्रीमिया, जो ओरिजिनली यूक्रेन कहता है कि उसका पार्ट है, लेकिन किसी टाइम पे रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर लिया था, राइट। तो यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हमेशा से तनातनी रही। और यूक्रेन क्योंकि छोटा है, छोटी कंट्री है, तो रशिया ये चाहता है कि ये उसके प्रभाव में रहे, उसके एहसान पे रहे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बाय हुक और बाय क्रुक उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। यूक्रेन ये जानता है कि रशिया हमेशा उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो यूक्रेन ने हमेशा ये कोशिश करी कि वो किसी तरीके से नेटो का अलाई हो जाए, मतलब नेटो को ज्वाइन कर ले।
अब नेटो क्या है? नेटो बेसिकली 30 कंट्रीज का एक समूह है जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, यूएस है, बड़े शक्तिशाली देश है। मतलब अगर इस ट्रीटी का इस अलायंस का ये पर्पस है कि नेटो के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर एक भी कंट्री पे किसी ने हमला किया तो सारी कंट्रीज एक साथ हो जाएंगी। तो यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा रशिया को। रशिया कैसे इसको अपना लेगा? क्या रशिया ये चाहेगा कि यूक्रेन जो कि उसकी बॉर्डरिंग कंट्री है, जो उसकी नेबरिंग कंट्री है, वो जाके नेटो ज्वाइन कर ले? और अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन कर लिया तो रशिया को ये लगता है कि जो क्रीमिया, जो उसने इन्वेड किया था, जो यूक्रेन का जो एक कहता है कि वो अहम एरिया है और जिसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। मतलब वो अगर वहां से आप अगर कंट्रोल करना चाहो समुद्र के इलाके को, तो आप क्रीमिया अगर आप लूज कर देते हो तो आपका सी पे से कंट्रोल, जो ब्लैक सी है उस पे से कंट्रोल आपका खत्म हो जाता है। तो वो जो इस कंट्रोल वो कभी खत्म नहीं होने देगा। लेकिन यूक्रेन अगर नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो यूक्रेन एक अलायंस का पार्ट हो जाएगा। रशिया यही चाहता है, ये गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर ना हो। लेकिन क्या आप किसी देश को रोक सकते हैं? मतलब अगर कोई देश नेटो का मेंबर होना चाहे तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? लेकिन रशिया ऐसा होना नहीं देना चाहता। इनफैक्ट रशिया के जो पुतिन है उसने ये बोला है कि वो वेस्ट उसको ये अश्योरेंस दे कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये जो तनातनी है ये हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन ये 110% श्योर है कि इस एपिसोड के बाद ये क्लियर हो गया कि यूएस और नेटो चाहेगा कि यूक्रेन उसका मेंबर हो जाए। हम सब जानते हैं कि अमेरिका और रशिया की लड़ाई आज की नहीं है, ये पुरानी लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये लड़ाई ऐसी है कि ये आज हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन कल को फिर ऐसी सिचुएशन उभरेगी। सपोज करिए कि इस टाइम सिचुएशन जो है बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है। सपोज करिए कि अल्टीमेटली ये वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती तो क्या होगा, राइट? आप देखिए, अगर इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, देखिए अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में। इस टाइम अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो आप ये देखिए कि कुछ चीजों, अब हम क्योंकि इसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो ओवरऑल जो ये फाइनेंशियल मार्केट में जो इस टाइम सिचुएशन है, इक्विटीज डाउन है, ऑयल बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, और जो क्रिप्टो की मार्केट है वो डाउन है। तो हम ये 3-4 मार्केट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेंशन का माहौल है, इन चीजों का इन पर्टिकुलर एसेट क्लासेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है कि जब दो महारथियों के बीच में जब लड़ाई जैसी सिचुएशन पैदा होती है, तो उन चीजों का अलग अलग एसेट क्लासेस पे क्या फर्क पड़ता है। सो सपोज करिए जैसे हम ऑयल की बात करते हैं, इस समय जो ऑयल है वो उसके अंदर बहुत तेजी है। अगर मैं आपको बताऊं ऑयल की, अगर मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊं तो 7 साल का ऑल टाइम हाई, जो 7 साल का हाई क्रिएट बनाया है ऑयल ने, 99.38 यूएस डॉलर पर बैरल का रेट है इस टाइम, जो बेंट क्रूड है। तो इसका जो 7 साल का जो हाई है वो बनाया है। और रशिया का ऑयल का ये सिचुएशन है कि अगर हम ये लेके चलें कि एक बैरल जो ऑयल है, राइट, मतलब दुनिया के अंदर अगर 10 बैरल ऑयल लगता है तो एक बैरल रशिया का होता है। मतलब हम इसको इस तरीके से लें कि सऊदी अरब के बाद जो सबसे ज्यादा जो तेल जो प्रोड्यूस करने वाला जो देश है वो रशिया है। मतलब 10 बैरल जो तेल दुनिया में लगता है उसमें से एक बैरल जो है वो रशिया का है, राइट। अगर हम देखें तो तेल की डिमांड, अब लोगों को ये लगता है तेल क्यों बढ़ रहा है, तेल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया को ये लगता है कि अगर रशिया के यहाँ पे अगर रशिया फाइट में इंगेज होता है, अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन ये एक्चुअल में वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, तो रशिया के अंदर से तेल की सप्लाई आना बंद होगी, उस पर लॉजिस्टिक्स इश्यूज आएंगे और दुनिया भर में तेल की डिमांड है। जब तेल आएगा नहीं तो तेल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, सऊदी अरब से पे प्रेशर बढ़ेगा, तेल का डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम है। तो क्योंकि तेल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, जमीन के नीचे से आता है, उसको निकालने की एक प्रक्रिया है, एक इमीडिएटली आप उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो तेल का दाम है वो मार्केट के अंदर बढ़ेगा। अब जब तेल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, आप सोचो कि क्या सारी चीजें सस्ती होंगी या महंगी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब तेल का प्राइस जब बढ़ेगा तो जितनी भी तेल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं,
जो आपकी फैक्ट्रीज है जहाँ ऑयल यूज होता है, जहाँ पे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो आप सामान को ले जाते हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो शिप्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, हर चीज तेल पे चल रही है। तो जब तेल महंगा होगा तो लॉजिस्टिक्स महंगी होगी, लॉजिस्टिक्स महंगी होगी तो चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होंगी। तो दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है, राइट, तो हम कहते हैं ना कि जो महंगाई की दर, इन्फ्लेशन के अंदर अचानक आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, आपका सीधा सीधा वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मैं आपको एक इंडिया का एग्जांपल देता हूं, इंडिया के अंदर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो WPI है, WPI के अंदर 9% वो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि महंगाई की दर को कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट होती है, उस बास्केट को मॉनिटर किया जाता है कि इनके प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया, क्या उछाल आया, क्या कमी आई। वहां से पता चलता है कि देश के अंदर कितनी इन्फ्लेशन है। कहा यह जाता है कि अगर इंडिया के अंदर जो उस बास्केट के अंदर 9% ऐसे गुड्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है ऑयल से, तो अगर ऑयल के अंदर अगर उछाल आता है तो ये जो गुड्स हैं, जो WPI की जो बास्केट है, इनके अंदर भी उछाल आएगा। तो कहा यह जाता है कि अगर 10% इंक्रीज होता है अगर ऑयल की प्राइसेस में, तो 1% से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। WPI इंडेक्स जो है वो उसमें 1% से बढ़ जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि डायरेक्ट इंपैक्ट है ऑयल का इन्फ्लेशन पे, ठीक है। अब आप इस स्थिति को समझिए कि अब हम चलते हैं, स्टॉक मार्केट क्यों डाउन है, इक्विटी मार्केट क्यों डाउन है। आप सिंपल सी बात को आप समझो, मार्केट पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल है, यहां से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब सोचो कि दुनिया भर में जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो उनको लॉजिस्टिक्स महंगे हो जाएंगे। कई कंपनी जो है वो ऑयल बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। मार्केट के अंदर जब लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनके पास कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को तेल महंगा पड़ेगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है जिसमें वो पहले ज्यादा चीजें खरीद पाते थे, अब वो कम चीजें खरीद पाएंगे। इससे ओवरऑल जो कंपनीज की जो बाइंग है, जो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उस लोग बड़े ध्यान से फूक फूक के कदम कर रखेंगे, फूक फूक के उनकी जो इनकम उस तेजी से नहीं बढ़ेगी, तो कंपनीज का जो प्रॉफिट्स है, कंपनीज की जो सेल्स है वो गिरेंगी, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, राइट, क्योंकि डेफिनेट है कि लोगों को इस अनसर्टेनिटी में, लोगों को यह भी लगता है जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि अगर ये जंग लंबी चली तो इस जंग के अंदर काफी सारा जो इकोनॉमी के हालात जो है वो डाउन होंगे, कंपनीज के हालात खराब होंगे, इन्फ्लेशन का माहौल बनेगा, तो हो सकता है कंपनीज अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कटिंग करें और उस कॉस्ट कटिंग में लोगों को नौकरियों से भी निकालें। ये जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये लोगों को मजबूर करता है कि अपनी वो स्पेंडिंग को थोड़ा वो कंट्रोल करें, ठीक है। और क्योंकि चीजें महंगी होती हैं तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी कम होने लगती है, राइट। तो ये जो माहौल होता है, इसके अंदर जो कंपनीज, एक तरफ स्टॉक मार्केट गिर रही है तो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर से भी पैसा निकाल के प्रेफर ये करते हैं ऐसे टाइम में कि वो कैश रखें अपने पास 5-6 महीने का, 7 महीने का। ये एक इंडिविजुअल, एक रिटेल सेगमेंट की सोच होती है कि वो चाहता है कि एक अनसर्टेन माहौल में उसके पास ज्यादा से ज्यादा कैश हो। तो यही कारण है कि आप ये देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा होता है वो भी जब वो फॉलिंग मार्केट से पैसे को और ज्यादा निकाल लेते हैं, सक कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के लिए इस वक्त जो सेफर बेट होती है वो ये होती है कि वो उनको ये लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक रिस्की मार्केट है, वहां से पैसा निकाल के वो सेफ हेवंस में लगाते हैं। सेफ हेवंस इस वक्त कौन से, जैसे कि जो गवर्नमेंट्स के फिक्स्ड रिटर्न वाले जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट्स की जो फिक्स्ड रिटर्न वाली सिक्योरिटीज हैं, और जो गोल्ड है, उसके अंदर ये इंस्टीट्यूशंस पैसा डालना शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे सर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इधर बिटकॉइन और क्रिप्टो का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, मैं उस पर आता हूं। देखिए, गोल्ड का हमेशा ये देखा गया है कि गोल्ड का मार्केट कैप इस वक्त करीब 11 से 12 ट्रिलियन US डॉलर का है। 5-5.5 हजार सालों से हम इतने सालों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो इतने सालों से, जितनी भी वॉर्स हुई पास्ट में, जितनी भी जंगें लड़ी गई, जितनी भी दुनिया के अंदर हाहाकार की सिचुएशन आई, अनसर्टेनिटी का माहौल आया, गोल्ड ने अपनी जो वैल्यू है उसको रिटेन रखा, राइट। और गोल्ड के अंदर जो विश्वास है, गोल्ड के अंदर जो गोल्ड की जो स्ट्रेंथ ये है कि इतनी जंग होने के बावजूद, इतने सारे दुनिया में अनसर्टेन माहौल होने के बावजूद, सदियों से इतनी जंगें लड़ी गई, इतने जगहों पे इतने बवाल हुए, उसके बाद भी जो गोल्ड है
उसने अपनी प्राइस को रिटेन रखा, उसके अंदर जो विश्वास है लोगों का कि हेज अगेंस्ट द रिस्क है, तो उसने अपने उस चीज को कायम रखा। यही कारण है कि जब भी कोई दुनिया में अनसर्टेन माहौल बनता है तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने लगता है। और इस वक्त गोल्ड का प्राइस जो है वो 1900 यूएस डॉलर को भी क्रॉस कर गया है, और ये 14 महीने में सबसे ज्यादा जो गोल्ड का प्राइस था वो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे गोल्ड पहुंच चुका है। 14 महीने का सबसे जो हाईएस्ट प्राइस है उस पे गोल्ड जो है वो पहुंच चुका है। तो इससे पता लगता है कि इधर अनसर्टेन माहौल हो रहा है, इधर सारी अनसर्टेनिटी है, और इधर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन बिटकॉइन का बताइए कि क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि अभी अगर आप 100% आपको ये बोला गया होगा, किसी ने भी बोला होगा और मैं भी ये बोलता हूं कि बिटकॉइन जो है वो परफेक्ट हेज है अगेंस्ट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटाइल एसेट है। शॉर्ट टर्म में आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो गोल्ड को जिस नजर से देखते हैं और बिटकॉइन और क्रिप्टो को जिस नजर से देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन और क्रिप्टो को वो एक एज अ स्पेकुलेटिव एसेट की तरह देखते हैं और गोल्ड को एक वो सेफ हेवन की तरह देखते हैं। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। वो इसलिए क्यों ट्रीट करते हैं क्योंकि आज भी क्रिप्टो के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी है, और जब भी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, जैसे अभी इस टाइम जंग का माहौल चल रहा है, नेटो और रशिया 40-50 देश एक उसमें कूद जाएंगे, तो इस समय दुनिया के अंदर लोग सेफ हेवंस की तरफ भाग रहे हैं, सेफ एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। इस टाइम सेफ एसेट्स क्या होते हैं? सेफ एसेट्स में लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ भाग रहे हैं। अब उनको कोई ये बोले कि क्रिप्टो की तरफ भागो तो वो बोलेंगे पागल हो गया कि क्रिप्टो के अंदर तो इतनी वॉलेटिलिटी है, पता ही नहीं है कि आज मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा तो वो कितना डाउन चला जाएगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, रिटेल सेगमेंट और इंस्टीट्यूशंस दोनों अभी भी क्रिप्टो को एज अ स्पेकुलेटिव एसेट मानते हैं। खासकर अगर बिटकॉइन की बात करें तो उसको भी अभी काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस और रिटेल दोनों उसे एज अ स्पेकुलेटिव एसेट मानते हैं। इसीलिए ऐसे जो डर का माहौल, जैसे अभी इस टाइम जो जंग का माहौल है, इसके अंदर लोगों को कैश की जरूरत होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि कब घर पे खाली बैठना पड़ जाए, उनकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, उनको उनकी इनकम रहेगी नहीं रहेगी। इसीलिए लोग जो है अपने प्रेफर ये करते हैं कि कैश के अंदर वो आना पसंद करते हैं रादर देन एसेट में बने रहे, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि जो एसेट्स हैं ये हो सकता है ये बहुत वॉलेटाइल है और ये डाउन भी जा सकती है। तो यही कारण है कि वॉलेटिलिटी और स्पेकुलेटिव एसेट का माइंडसेट होने की वजह से लोग कैश में आते हैं, और इसीलिए आप बिकवाली का माहौल देख रहे हो क्रिप्टो के अंदर। अब आप कहोगे कि सर फिर वो नरेशन क्यों दिया जाता है? देखिए जो नरेशन आपको दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए दिया जाता है। आपको कोई भी आदमी अगर ये बोलता है कि बिटकॉइन परफेक्ट हेज है अगेंस्ट द रिस्क है, 6 महीने तो रख ले या 4 महीने रख ले, वो आपको बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है। आप अगर बिटकॉइन के अंदर एंटर करना चाहते हैं स्पेशली एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू में, और क्रिप्टो को 1 मिनट साइड कर देता हूं क्योंकि बाकी क्रिप्टोज जो हैं वो एज ए एक्सपेरिमेंट है, वो उनको आप इक्विटी की तरह ट्रीट करिए। उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, वो किसी पर्पस के लिए बन रहे हैं, उनकी कोई यूटिलिटी है। बिटकॉइन का काम है आपकी वैल्यू को स्टोर करना, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है, एज अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट द रिस्क है। लेकिन बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में वो काम करके नहीं देगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में मुझे 6 महीने में या 4 महीने में कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर बिटकॉइन के अंदर एंटर करना है तो कम से कम 4 साल के लिए एंटर करिए। 4 साल इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि 4 साल जो है वो एक हाविंग की एक साइकिल होती है, क्योंकि हमने देखा कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 4 साल बाद हाफ हो जाती है। तो इसलिए हाफ होने के बाद जो बिटकॉइन है वो डिफ्लेशनरी है। 4 साल बाद उसकी सप्लाई जब और कम हो जाती है तो मार्केट पर डिमांड बढ़ती रहती है विद टाइम, तो उसकी प्राइस इसलिए और अप्रिशिएट होती है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में बिटकॉइन बहुत बेटर हेज अगेंस्ट द रिस्क, इनफैक्ट गोल्ड से भी बहुत बेटर है। लेकिन आपको ये लंबा समय मैंने आपको बताया कम से कम 3 या 4 साल। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ये बहुत परफेक्ट हेज अगेंस्ट द रिस्क है, ये बिल्कुल नहीं है। और आप कृपा करके इसके अंदर एंटर भी मत करें। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 महीने के अंदर मैं कुछ पा लूंगा या 5 महीने में ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इसके अंदर एंटर करना है तो बहुत लंबे समय के लिए एंटर करें। और जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं आप ये समझ के चलिए कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स को आप इक्विटी की तरह ट्रीट करिए। वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनके टोकन्स की अलग अलग यूटिलिटी है। वो यूटिलिटी चलेगी नहीं चलेगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, तो ये इक्विटीज की तरह जैसे करेक्शन आ रही है तो उनमें भी इसीलिए करेक्शन है क्योंकि लोग
इस समय में उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि लोग चाहते हैं कि वो सेफ फील करें, उनके पास कैश अवेलेबल हो, अगर नौकरी चली जाए, जंग हो जाए, तो उनके पास इनफ साधन हो कि वो अपने जीवन को अगले 6 महीने या 1 साल तक, अगर उनको घर बैठ के भी घर को चलाना हुआ, तो उनके पास कैश होना जरूरी है। यही कारण है कि मार्केट के अंदर करेक्शन है, और मैंने आपको ये भी सोल्यूशन बताया कि आपको कितना लंबे पर्सपेक्टिव के लिए स्पेस में एंटर करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली में कंफ्यूज्ड होंगे, आई एम श्योर, समझते नहीं है, समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इस टाइम उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या किस तरीके से उन्हें इस समय सिचुएशन को समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अगर आपको ये पसंद आया, ये एनालिसिस पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर आपको इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड बिटनिंग के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।